सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं कि घनघोर युद्ध चल रहा है। कबीरा को मारने के लिए बहुत सारे सैनिक आए हैं। एक सैनिक उसके ऊपर हथियार उगाता है, लेकिन वो उसे मार नहीं सकता। वो वहीं पे रुक जाता है, जैसे कि किसी ने उसे टैचू किया है। वो फिर सभी लोगों को तरफ देखता है तो सभी लोग भी टैचू की तरह खड़े हैं। वो ये देखकर उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। वो फिर चिल्ला के कहता है, यहाँ पर कोई है क्या। फिर एक इंसान वहाँ पर आ जाता है। वो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा होता है। वो कहता है, क्या मैं जिंदा हूँ। फिर वो इंसान उसके एक थप्पड़ मारता है। फिर वो कहता है, हाँ मैं जिंदा हूँ, बस हुआ। फिर वहाँ से वो एक जगह पर आ जाता है तो वहाँ पर देखता है कि उसके सामने एक औरत खड़ी है। वो उससे पूछता है, तुमने मुझे टेमरिन से क्यों बचाया। इस पर वो औरत कहती है कि तुम कहानी को गाकर उसे वापस जिंदा करो, हम दोनों एक जैसे तो है। उस पर कवि कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी जैसा नहीं हूँ, हम दोनों में फर्क है। तुम कहानीकार हो और मैं कविकार हो। तुम समय को रोकने वाली और उसे आकार बदलने वाली हो। कहानी सुनाते वक्त तुम मुझे मार भी सकती हो। उस पर वो कहता है कि मैं खुश रहने वाला हूँ। और उसके ऊपर वो कहानीकार औरत उस कवि को कहती कि मैं समय संसार के बीच से गुजरती हुई भूली हुई कहानी को इकट्ठा करती हूँ और जरूरत पड़ने पर संसार के सामने लाती हूँ। क्या तुम्हें मेरी ही तलाश थी। हाँ, तुम्हारी ही तलाश थी। तुम कविराज हो। तुम तस्करी करके शेष को बचाया। कविराज एक नाम है, पदवी है। मैं सिर्फ एक कवि हूँ जिसको बचाने के लिए स्क्वाइटन ने टामरियन के सैनिकों पर हमला किया है। वो जानते हैं कि तुम उनके लिए क्या हो। उनके न्याय के संघर्ष की स्क्वाइटल की उद्देश्य अच्छा है। एल्फ्स ऐसे नहीं जीत सकते, मन में सिर्फ क्रोध पीड़ा के साथ। उसके साथ उन्हें उम्मीद भी आवश्यक है। लेस की एक कहानी है कि जरूरत है जो बाकी कहानियों से ऊपर उभरती हुई होनी चाहिए। क्या तुम्हें 7 लोगों की कहानी पता है। वो 7 योद्धे जो अपराजित साम्राज्य से लड़ने के लिए एक साथ आए। फिर वो औरत उस कवि को कहती है, क्या तुम्हें वो 7 योद्धों की कहानी पता है। वो 7 योद्धे जो अपराजित साम्राज्य से लड़ने के लिए एक साथ आए थे। ग्रह के मिलन से इस दुनिया में मानव और दैत्य के मिश्रण से उन्होंने विश्व के सबसे पहले विचार का निर्माण किया। क्या वो आखिरी शासक लास्ट तक लड़े। मैंने एक कहानी वो कहता है कि मैंने एक कहानी सुनी है, बहुत ही अच्छी कहानी है और ये कहानी तुम मुझे सुना। फिर कभी उस कहानीकार की कहानी लिखने के लिए बैठ जाता है। वो औरत उसे फिर कहानी सुनाती है कि आज से 12 साल पहले सुनहरे इल्फान युग में क्या हुआ था। इस दुनिया में मानव और दैत्य आने से पहले अकेले निर्वासित, एक दूसरे से अनजान, एक उद्देश्य के लिए नियति उन्हें एक साथ लाती है। फिर वो औरत उस कवि को उस 7 युद्धों के नाम के बारे में बताती है। एक इली नाम की लड़की एक होटल में म्यूजिक बजा के लोगों को गाना सुना रही थी। तभी वहीं पे एक छोटी सी लड़की जिसका नाम इथालिन होता है, वो लोगों को खाना सर्व कर रही थी। तभी वहीं पे बैठा हुआ एक इंसान उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ पे उसकी माँ आ जाती है और उस आदमी से कहती है कि वो छोटी बच्ची है, उसे मिर्गी के दौरे आते हैं, वो बीमार है, उसे छोड़ दो। उसके बदले में आप मुफ्त की शराब भी पी सकते हैं। इस पर वो इंसान उस औरत को ढकेल देता है और फिर से इतालिन को परेशान करने लगता है। इतालिन को परेशान करते हुए देखकर इली फिर उन लोगों पर झड़प पड़ती है। उन लोगों पर वो चाकू से वार करती है और कहती है, मुझे माफ करना, मुझे बदतमीजी पसंद नहीं है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर वहाँ जो बाकी के लोग होते हैं वो इली की वाह करते हैं और फिर इली अपना गाना वहाँ पर सुनाने लगती है लोगों को। इतालिन ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है और बहुत ही प्राउड नजर से वो इली को देख रही थी। और फिर इस सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। हम शहर से दूर दक्षिण में नया राजा एल्विस्टर ने लोगों के बीच अपनी अच्छी पहचान बनाई थी। इसके बावजूद भी वहाँ के लोग उसे मारना चाहते थे और फिर उसे मारने के लिए पहले उसके शाही रक्षकों का सामना करना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर टॉम कबीले की दुनिया के सबसे बड़े योद्धा फियाज राजकुमारी को बचाता है और फिर उसे उन लोगों से बचाकर वो महल में लाके रखता है। दूसरे दिन टॉम कबीले का फियाज राजकुमारी को मिलने के लिए उसके महल में जाता है तो राजकुमारी उसको कहती है, मुझे पता है तुमने मुझे क्यों बचाया, ये हम दोनों ही जानते हैं। फिर वो दोनों एक साथ हो जाते हैं और फिर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर कबीले के कुछ लोग आ जाते हैं और फिर उन दोनों को हम बिस्तर देखकर फिर वहाँ से चले जाते हैं।
इस आदमी ने फियाज और राजकुमारी को हम बिस्तर देखा था। उस आदमी को मिलने के लिए फियाज जाता है तो वो आदमी फियाज के ऊपर बहुत ही गुस्सा था। वो फियाज को कहता है कि तुमने जो कुछ किया वो ठीक नहीं है, तुमने कबीले के विरुद्ध में काम किया है। तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हम कबीले के लोग हैं और एक राजकुमारी है और हमें उसकी रक्षा करनी है, लेकिन तुमने ही ये कानून तोड़ा है। उस पर फियाज कहता है आप मुझे मार दीजिए और अपना काम खत्म कर दीजिए। वो आदमी कहता है नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम्हें अपमान में तड़पना होगा। यहाँ पर हर जगह पर हर कदम पर मौत हमारा इंतजार कर रही थी और तुम अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाए। अच्छा है कि कैरी आज जिंदा नहीं है, नहीं तो तुम्हारे ये धोखा देखकर वो तो क्या कर लेता। हम लोग तो तुम्हें कबीले का मुखिया बनाने वाले थे, मगर तुमने हमें धोखा दिया है। तुम्हें फियाज स्टोनहार्ट तुमने शपथ तोड़ी है शाही रक्षक के रूप में और अपने कबीले को धोखा दिया है, इसलिए तुम्हें जिना ट्रेन से निकाला जाता है और टॉम कमील का तुमसे नाता तोड़ता है और मैं भी तुम गुमनामी में मरोगे, तुमको ये कोई याद नहीं रखेगा। और फिर वो फियाज अपने पास का हथियार उस इंसान को दे देता है और फिर उसे अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ महल में राजकुमारी का भाई उससे मिलने के लिए आ जाता है और उसे किताबें पढ़ते हुए देखता है। फिर वो राजकुमारी को कहता है कि किताबों के अलावा अपना दोस्त भी बनाया करो। उस पर राजकुमारी अपने भाई से कहती है कि किताबों ने हमारा भविष्य इसमें है, कहानी दोहराती है, इतिहास दोहराता है। फिर वो इतिहास बताने लगती है। डोरामिक अलामिक 150 साल पुराना है, कहानी सुनाती है और कहती है इतिहास बताता है हम कितने प्रतिभाशाली है, हम फिर से हो सकते हैं, मैं आपके सलाहकार बनती हूँ। इस पर उसका भाई कहता है कि सेनापति और जादूगर तुम्हें जिंदा खा जाएंगे। फियाज के साथ तुम्हारी तो कहानी खत्म हो चुकी है, तो तुम अपने भविष्य में ध्यान देना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए जीवन साथी चुना है। तुर्शिया का राजा की पत्नी गुजर चुकी है, हमारे राज्यों के बीच एक रिश्ता होने वाला है, एक समझौता होने वाला है और हम उस पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। मुझे लगता है कि तुम उसकी पत्नी बनने के योग्य हो, तुम्हारी वजह से उज्जवल भविष्य मिलेगा हमें। तुर्शिया की महारानी वेलबीरन। दूसरी तरफ म्यूजिशियन इली और इतालिन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तब इली अपने बारे में इतालिन को बताती है, मैं रेवन कबीले से हूँ, मैं एक रक्षक हूँ, राजा मिडल और प्रिशा के शाही परिवार से हूँ। नाइस की महारानी कैफियन को जानती हो, वो मेरी माँ है। मैंने ये रास्ता चुना है। जब मैं छोटी थी तब मुझे तलवार से बहुत प्यार था, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी, सीख रही थी तलवारबाजी, तब मेरे टीचर का यहाँ पर मैंने ये बात देखा, फिर मुझे उससे प्यार हो गया। फिर मेरी माँ ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर मैं संगीत को बहुत प्यार करती थी और मैं संगीत में खो गई, इसलिए मैंने अपना घर बार सब छोड़ दिया और फिर मैं यहाँ पर भटकती हुई आ गई। इली और इतालिन घर के अंदर बैठकर बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर कोई आकर दरवाजा खटखटाता है। फिर इली को समझ में आता है कि वहाँ पर सैनिक आए। जिन लोगों को उसने पीटा था उन्होंने जाके सैनिक से उनकी तकरार की थी, इसलिए वो सैनिक इली को पकड़ने के लिए आए हैं और फिर वो सैनिक इली को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और फिर वो उसे एक जेल में बंद करते हैं। फिर वो सैनिक इली को उस जेल में लाकर रखते हैं, तो वो देखती है कि पहले से पर डॉग कबीले का फ्यूज बैठा हुआ है। वो उसे पहचान लेती है और फिर उसे कहती है कि तुमने मेरी बहन को मारने की कोशिश की थी, तभी मैंने उस युद्ध में शपथ ली थी कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। इली कहते हैं कि मैं रेवन कबीले से हूँ, तुम डॉग कबीले के फ्यूज हो ना। उस पर फ्यूज कहता है कि मैं अब उस कबीले का नहीं रहा हूँ, उन लोगों ने मुझे बर्खास्त कर दिया है। फिर अपने साथ जो कुछ हुआ वो सारी बातें वो फिर इली को बताता है। तभी वहाँ पर कुछ सैनिक आते हैं और फिर फ्यूज को कहते हैं कि तुम्हारी किसी ने रिहाई की है, तुम्हें अब बाहर जा सकते हो। फिर वहीं पर इली रह जाती है और फ्यूज की छुटका हो जाती है। फिर फ्यूज बाहर आता है तो एक इंसान उससे मिलने के लिए आ जाता है जिसका नाम शेवन होता है। वो फ्यूज को कहता है कि अभी यहाँ पर शादी समझौता होने वाला है, राजा ने राज्यों के भी समझौता करने की कोशिश कर रहा है, उसी ने के लिए तुम्हें घर पर तुम्हारे पिताजी ने बुलाया है, तुम ऐसा जिंदगी मत जो। फिर वो कहता है मैं गुमनामी में मर जाऊंगा, तुम जाके उन्हें बता देना।
फ्यूज अपना मन बहलाने के लिए वैसले चला जाता है। तो वहाँ पर उसके पास सिक्के मांगे जाते हैं। तो फिर वो कहता है मेरे पास सिक्के नहीं है लेकिन मेरा एक लॉकेट हो। वो अपने गले को हाथ लगाता है तो देखता है कि उसका गले में कोई लॉकेट नहीं है। फिर उसको समझ में आता है कि इली ने ही उसका लॉकेट लिया होगा। फिर वो वहाँ से चला आता है। तो यहाँ इली वो कैद खाना तोड़कर वहाँ से भागकर इथालिन के घर आ जाती है। वो घर के बाहर होती है तभी वहाँ उसको बाज की आवाज़ सुनाई देती है। वो कोई उसका बाज बजा रहा था तो उसको लगता है इथालिन ही बाज बजा रही है। वो कहती है कि मैं तुम्हें अच्छे से बाज बजाना सिखा दूंगी। तभी वो अंदर आके देखती है तो वहाँ पर इथालिन नहीं होती है। तो वहाँ पर उसकी बहन लार्क उसका बाज बजा रही होती है। दोनों बहनें एक दूसरे को मिलती है। फिर लार्क इली को कहती है कि माँ ने मुझे तुम्हें घर लाने के लिए भेजा है। महाद्वीप बदल रहा है। महाराज शांति समझौते के लिए सिंड्रिया जा रहे हैं। हमें तुम्हारी जरूरत है। उस पर इली कहती है कि मैं अब ये सब छोड़ दिया है और मैं अलग जिंदगी जी रही हूँ। उसकी बहन उसके बाद से कुछ हत्या निकाल कर उसे कहती है क्या ये सच है। पर वो कहती है कि मुझे माफ़ करके उनको तुम्हारी ज़रूरत है और यही अच्छा मौका है कि तुम उनसे माफ़ी मांग सकती हो। वो कहती है मुझसे तुम्हें हमारी याद नहीं आती है क्या। उन्होंने कहा था मैं यहाँ आके कुछ अपना समय बर्बाद करूँगी लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। तुम मेरे साथ अपने घर चलो। और फिर ऐसा कहकर वो वहाँ से अकेले ही चली जाती है। तो यहाँ इली अपनी बहन की बातें सुनकर रोने लगती है। तब वहाँ पर इतालिन आती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। इली बोलती है कि मैं ठीक हूँ और उसे गले लगाकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर इतालिन को मिर्गी का दौरा आता है। तब वो इलाई को कहती है कि ग्रहों के समय आ चुका है। संसार को खाएगा। नया सवेरा आएगा। एक दानव जन्मेगा तुम्हारी तलवार से मरेगा। तुम्हारी खोज अपने कबीले की मुक्ति मिलेगी। ऐसा कहकर वो बेहोश हो जाती है। फिर इली इतालिन को माँ से कहती है क्या ये जो भी कहती है क्या वो सच होता है। उस पर उसकी माँ कहती है हाँ वो जो भी कहती है वो सच होता है। वो कहती है कि मैं अब मेरे बहन के साथ जा रही हूँ। ये सो रही है तो मेरे लिए इससे माफ़ी मांग ला क्योंकि मैं उससे कुछ भी बताकर नहीं जा रही हूँ। अगर ये उठे तो मेरे पास एक बाज है ये उससे दे देना और फिर मैं भविष्य में आपसे मिलने के लिए जरूर आ जाऊंगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ये अपनी बहन के साथ फिर अपने घर जाने लगती है। वो रास्ते में बातें कर चल रहे थे तभी वहाँ पर कुछ सैनिक लार्क पर हमला करते हैं। लार्क वहीं पे मर जाती है और फिर उन सैनिकों को लड़ने के लिए इली तैयार हो जाती है। तभी वहाँ पर डॉम कबीले का फ्यूज आ जाता है और वो सैनिकों से लड़ता है और उन्हें मार डालता है। इली फिर पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। फिर वहाँ पर वो कहता है कि मैं यहाँ से जाने का रास्ता ढूंढ रहा था तभी इन सैनिकों को तुम्हारे साथ लड़ते हुए देखा तो मैं यहाँ पर आ गया। फिर वो कहता है कि हम दोनों भी एक साथ यहाँ से निकलेंगे नहीं तो ये लोग हम दोनों को मार डाल। उन सैनिकों को दोनों भी पहचान लेते हैं। 3 दुश्मन राज्य के योद्धा होते हैं। इली कहती है ये लोग एक साथ मिलकर हमें क्यों मारना चाहते हैं। अच्छा राजा समझौता करने जा रहा है इसके वजह से मेरी बहन भी उसके बारे में बात कर रही थी। फ्यूज कहता है मुझे भी बुलाया आया था। कोई चाहता है कबीले के लोग वहाँ पर ना हो। ये सेना है राजा तंत्र के विरुद्ध कदम उठा रहा है। हमें अपने कबीलों वालों को जाके चेतावनी देनी होगी। फिर फ्यूज कहता है रास्ते में हमें ऐसे बहुत सारे सैनिक मिलेंगे। हमें एक साथ रहना होगा। फिर दोनों मिलकर इली की बहन लार्क को अंतिम संस्कार करते हैं और अपने अपने कबीले और राज्य की तरफ दोनों भी निकलते हैं। तो यहाँ समझौता करने के लिए सारे लोग एक साथ आए हुए थे। तुर्शा के राजा बिल्डर और उनके रेवन कबीले की योद्धा, रावण की रानी मीरा सब उनके कबीले के योद्धा, एलवर राजा के लिए नई युद्ध की सुबह का निर्माता। सिड्रिया के युद्ध हमारे शाही युद्ध की बहादुरी के लिए धन्यवाद। राजा एलवन अपनी प्रजा को भाषण देने लगता है। आज हम सब मिलकर जो समझौता कर रहे हैं उससे हमारे राज्य को भूखमरी और बहुत सारी चीजों से फिर हमारा राज्य सुखी होगा। फिर वो कहता है कि हम सिड्रन है। हम शांति समझौता करने वाले हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर राजा सबको अपना भाषण सुना रहा था। तभी वहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं। तब राजकुमारी भी अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करके वहीं से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक भयानक सा दानव आता है और वहाँ पर तबाही मचा देता है। वो बहुत सारे लोगों को मार डालता है। फिर वहाँ पर एक भयानक सा दानव आ जाता है और वहाँ पर वो तबाही मचाता है। वहाँ पर वो सभी राज्यों को मार डालता है। वहाँ पर कबीले के लोगों को मार डालता है। वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। और फिर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ राजकुमारी एक सैनिकों को मार डालती है।
उस वजह से इला की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। हजारों पुराने राज्यों, कबीलों और राजतंत्रों को मिटाया गया था। तभी हम देखते हैं कि उस दानव को महामंत्री ने वहां पर बुलाया था और उसमें राजकुमारी का भी हाथ था। तीनों राज्य अब राजकुमारी के हुए थे। उसे वहां की महारानी बनाया गया था। तो यहाँ महारानी मोहविन अपना राज्य लाना चाहती थी। वो स्वर्ण साम्राज्य की शुरुआत करनी चाहती थी और अपनी कहानी खुद लिखना चाहती थी। लेकिन उसके जल्दी ही समझ में आ जाता है कि वो दूसरों के हाथों की कठपुतली है और फिर वो इससे निराश हो जाती है। फिर इली और फ्यूज उस राज्य के एक शहर में चले आते हैं। फिर इली फ्यूज को कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है इसकी हमें मालूमात करनी होगी। इसके लिए हमें लोगों को दारू पिलाकर क्या सच है उस उगलना होगा। इसलिए हमें कोई दारू खाना ढूंढना होगा। फिर दोनों भी दारू खाने चले जाते हैं और वहाँ पर बैठकर वो खाना खाते हुए लोगों की बातें सुनने लगते हैं। वहीं पर पास में एक ग्रुप बैठा हुआ था और वो ग्रुप रानी के बारे में बातें कर रहे थे। वो कहता है कि मोहविन ने महारानी बनने के लिए अपने ही भाई राजा को मार डाला। उसने कुछ सेनापति और कबीलों को भी खत्म किया है। ऐसे कहीं पर होता है क्या? क्या ऐसे कोई राजकुमारी होती है क्या जिसने अपने ही लोगों को मार डाला है राज्य के लिए और अपने हाथ खून से रंगे हैं? मैंने सुना है कि उसने बहुत बड़ा दैत्य को यहाँ पर लाया था और वो उससे रिझाता है। तभी वहीं पे कुछ सैनिक आ जाते हैं और वो उस लड़के की बातें सुनता है और फिर उस लड़के को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। वहाँ पर आए हुए सैनिक, उनके पास कुछ फोटो होते हैं और वो फोटो इली और फ्यूज के होते हैं। उन फोटो को वो उन लोगों को दिखाता है और कहता है इन लोगों को तुमने कहीं देखा है क्या? जो लड़की है ना वो रेवन कबीले की है और जो लड़का है ना वो डॉग कबीले का फियाज है। अगर इन लोगों को कहीं देखा हो तो हमें बता दो। ये बातें सुनकर वहाँ से फिर वो दोनों भी गायब हो जाते हैं। हालांकि इलाही फियाज को कहती है कि हमें अपने रास्ते अलग करने चाहिए क्योंकि तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते। किसी ने तुम्हें प्रेमिका के बारे में भला बुरा कहा तो तुम्हें गुस्सा आ गया। फिर वो कहता है कि ऐसा नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। फिर इली कहती कि उसने हमारे कबीले को ख़त्म किया है। फिर फ्यूज कहता है अगर ऐसा हुआ है तो फिर हम उसे भी मार डालेंगे। फिर रात के वक्त इली और फ्यूज बैठे हुए थे। तब इली फ्यूज को पूछती है कि इतना बड़ा दानव कहाँ से आया होगा। फिर फ्यूज उसे बताता है कि पर फ्यूज इलाई को कहानी बताने लगता है कि सिंड्रा में एक जादूगर है। उसने जादुई करके ड्रामिन खड़ा किया है। उसने दूसरी दुनिया का द्वार खोलने के लिए उसका इस्तेमाल किया था। उसके आने से आकाश, समुद्र, बादल बदल गया है। एक काम राजकुमारी अकेली नहीं कर सकती, उसके पीछे सेनापति जरूर होगा और वो जादूगर। अगर वो सचमुच महारानी बन गई है, इन सब में उसका हाथ है, तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। कबीलों में से सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम हमारे कबीलों का इतिहास को मिटने नहीं देंगे। फिर वो कहते हैं कि रेवन कबीला और डॉग कबीला एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और फिर वो अपनी तलवार निकालते हैं और अपने हाथ को काटकर खून से शपथ लेते हैं कि हम एक साथ रहेंगे और अपने कबीलों को बचाएंगे। तो यहाँ महल में महारानी अपने सखी को बता रही थी कि मैं इस दुनिया को सभ्य बनाना चाहती हूँ। लोगों को मैं अपना कला, विज्ञान, संस्कृति को सिखाना चाहती हूँ। सभी एलिफेंट्स का नया स्वर्ण युग लाना चाहती हूँ। अब फिर वो कहती है कि मैं उन लोगों के हाथों की कठपुतली बन चुकी हूँ। मैं उन लोगों के हाथ की कठपुतली नहीं बनाना चाहती हूँ। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है फिर वो व्यर्थ हो जाएगा। मैं कुछ तो कुछ रास्ता ढूंढूंगी इन लोगों से छुटकारा पाने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जादूगर सिंड्रेला को सेनापति ने कैद करके रखा हुआ है। जादूगर सिंड्रेला को अपने काम की वजह से बहुत ही पश्चाताप हो रहा है कि उसने जो कुछ भी किया है वो उसे नहीं करना चाहिए था। तभी वहाँ पर सेनापति आ जाता है और सेनापति बलौर उस जादूगर सिंड्रेला को कहता है कि तुमने अब तक जो भी भविष्यवाणी बताई थी वो सच हुई है। आगे क्या होने वाला है ये मैं जानना चाहता हूँ। तुम मुझे आकलन करके
जाके बताओ, और वहाँ से वो फिर सेनापति चला जाता है। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इला आनी फियाज बातें करते हुए जा रही थी। इला कहती कि हम उस औरत के पास जा रहे हैं जिसने मुझे तलवारबाजी सिखाई, वो मेरी गुरु है और उसका नाम स्केल है। उसने मुझे बहुत ही अच्छी तलवारबाजी सिखाई और मुझे तलवारबाजी में माहिर किया। उन्होंने ही मेरी पहचान संगीत से हुई। फिर मैंने अपना घर संगीत के लिए छोड़ दिया। फिर उनको मेरे कबीले वालों ने अपमानित करके वहाँ से निकाल दिया और फिर वो गुप्त जगह पर रहती है। हमें अगर उन लोगों से बदला लेना है तो हमें उनकी ज़रूरत है, तो हमें उनके पास जाना ही होगा। फिर आगे इली बताती है कि गोश्त कबीले की आखिरी सदस्य स्केल है। तुम्हारे जन्म से पहले उन्होंने तुम्हारे लोगों से लड़ने से इनकार कर दिया था। तब राजा ने उनके पानी में जहर मिला के उन्हें मार डाला। स्केल अकेली जिंदा बच गई है। वो हमारे कबीले को मिली और फिर उसने मुझे तलवारबाजी सिखाई और फिर वो हमारी गुरु बन गई। तभी वो कुछ लोगों को देखती है कि वो वहाँ से जा रहे हैं। फिर वो उसने पूछती है कि आप शहर छोड़कर यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं। फिर वो लोग बताते हैं कि हमने नए साम्राज्य को स्वीकार किया है। सैनिकों ने हमारे घर को जला दिया। हमारे जवान बेटे को काले पत्थर को तोड़ने के लिए लेकर गए। फिर उस ग्रुप में से एक औरत इली को पहचान लेती है और वो उसे कहती कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम बहुत ही अच्छा गाती हो। तुमने वो सरफरोश वाला गाना बहुत ही अच्छा गाया था, क्या तुम फिर से गा सकती हो। फिर वो गाना नहीं गाती है, लेकिन वो औरत वो गाना गाते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर ये देखकर फ्यूज भी बड़ा ही खुश हो जाता है। फियाज कहता है पहली बार तो बाहर नहीं आया हूँ, मैं सब इन जालों के बारे में जानता हूँ। तभी वो ये गड्ढे में गिर जाता है। तभी वहाँ पे इली की गुरु स्केल आती है और इली के गले पर चाकू रखती है। कबीला तबाह हो चुका है और तुम कैसे जिंदा हो। तो यहाँ महासेनापति किसी जादू से बात कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि तुमने जो दानव दिया उसने बहुत ही अच्छा काम किया। महाद्वीप का शासन मेरे हाथ में है, मगर ये काफ़ी नहीं है। ये लोग मेरा राजा कभी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि मैं नीच कुल का हूँ। एक ऐसी शक्ति मुझे चाहिए जो सिर्फ मेरे पास हो, जो मुझे सबके ऊपर उठा सकती है। मैं ऐसी जादू चाहता हूँ। तुम जो चाहो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ फ्यूज, इली और स्केल बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तब स्केल इली को कहती है कि नई महारानी तुम्हें मारना चाहती है, फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। उस पर इली स्केल को कहती है कि मैं आपकी मदद चाहती हूँ। हम दोनों भी जाजिया जा रहे हैं अपने पूर्वजों के लिए। जाजिया ने आपकी पवित्र तलवार चुराई है। यही मौका है कि आप उसको वापस पा सकते हैं और अपना बदला ले सकते हैं। उस पर स्केल कहती है क्या भरोसा कि वो वहीं पर होगी। उस पर फ्यूज कहता है कि महल में वो रखी हुई है विजय स्मृतियों के साथ। उस पर 3 हरे पत्थर है। उस पर स्केल कहती है कि इस दुश्मन के साथ तुम नहीं जा सकती। और फिर स्केल उन दोनों को भी गुस्सा दिलाती है और फिर उनके साथ तलवारबाजी करने लगती है। दोनों भी बहुत अच्छी तरीके से तलवारबाजी करते हैं, स्केल को हरा नहीं सकते हैं। फिर वो स्केल दोनों को भी रुकवाती है। स्केल उन दोनों को कहते हैं कि तुम दोनों एक साथ हो तो बहुत ही अच्छी तलवारबाजी करते हो, मैंने अभी देखा है। फिर वो दोनों जाने के लिए तैयार होते हैं और जा रहे होते हैं। तभी स्केल उनको कहते हैं कि मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ अपने पूर्वजों के लिए। फिर वो तीनों भी जाने के लिए तैयार होते हैं। उनको लगता है वो तीनों भी काफ़ी नहीं है उस साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए। फिर वो कहते कि हमें कुछ लोगों को अपने साथ लेना होगा जो चाहते हैं कि उस साम्राज्य के विरुद्ध हो और उस साम्राज्य को वो ख़त्म करना चाहते हैं। और फिर ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।